Okay, so talking about restrictive lung disease, if I talk about this, इसकी spirometry findings क्या होंगी? एक तो उसमें टोटल CLC काउंट कम हो जाएगा, FVC कम हो जाएगा, और जो FEV1 है वो नॉर्मल भी हो सकता है या थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन जो FEV1 अपॉन FVC रेशियो है, क्योंकि FVC उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा कम हुआ है, इसलिए ये रेशियो इन द टोटल बढ़ जाएगा, तो ये रेशियो बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। क्यों? एक तो कंप्लाइंस कम हो गया, दूसरा डिफ्यूजन कैपेसिटी कम हो गई। डिफ्यूजन कैपेसिटी हम किससे मेजर करते हैं? CO से मेजर करते हैं। अब अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें, सो we'll be talking about extra parenchymal causes, means the causes outside the lungs। किन कॉजेज़ की वजह से लंग के बाहर ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हो सकती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट चेस्ट वॉल डिसऑर्डर्स। जो अपनी चेस्ट वॉल है, इसके कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं? सो डिसऑर्डर्स लाइक ओबेसिटी, काइफोसिस, स्क्लेरोसिस एंड एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, these are chest wall disorders. Now talking about neuromuscular disorders, they are like diaphragmatic palsy, myasthenia gravis, GBS and muscular dystrophy. These are the extra parenchymal causes. Now what are the parenchymal causes? parenchymal causes हो जाएंगे acute में तो ARDS हो जाएगा, that is your acute respiratory distress syndrome। ये पेरेनकाइमल कॉजेज इसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हो रहा है। क्रॉनिक कॉज क्या हो जाएगा? इट वुड बी ऑफ फाइब्रोसिंग, IPF, NSIP, COP एंड न्यूमोकिनोसिस। देन इरेगुलर cystic cavities like honeycomb lung, granulomatous like sarcoidosis, eosinophilic like a drug allergy of a Loeffler syndrome and smoking related respiratory bronchitis। ये सब क्या हो जाएंगे? क्रॉनिक पेरेनकाइमल कॉजेज हैं कॉजिंग रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। आपको हनीकॉम्ब लंग ये दिख रहे होंगे यहाँ पे, इस तरीके से इसके अंदर हो जाते हैं, ऐसे हॉलो से बाहर प्लूरल कैविटी तक इसके आपको एयर कैविटी एयर दिखाई देता है। तो इनमें से हम पहले क्रॉनिक पेरेनकाइमल कॉज की बात करेंगे, दैट इज योर IPF, ऑल्सो नोन एज इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। सो व्हाट डज इट मीन? इडियोपैथिक मीन्स यू डू नॉट नो द कॉज ऑफ इट एंड इट इज़ कॉजिंग फाइब्रोसिस। So it's also known as cryptogenic fibrosing alveolitis. Why cryptogenic? Because it's unknown source. Fibrosing means it's causing fibrosis of what? And it's causing alveolitis, inflammation of the alveoli. तो सबसे पहले किसी भी अननोन कॉज की वजह से यहाँ पे एल्वुलर एपिथेलियल इंजरी कॉज होगी। एल्वुलर एपिथेलियल इंजरी से एल्वुलाइटिस कॉज होगा एंड उसकी वजह से जो फैक्टर्स वो एक्टिवेट होंगे लाइक TGF बीटा हुए एंड दैट विल बी कॉजिंग फाइब्रोसिस। और धीरे धीरे इसमें फाइब्रोसिस बढ़ता जाता है। मैं टॉकिंग अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, तो एज में एल्डरली, ये मेनली ये डिजीज़ एल्डरली में होगी, दैट इज़ मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज। जेनेटिक फैक्टर्स हो जाएंगे टीलोमरेज, म्यूसिन, सर्फेक्टेंट, इनकी वजह ये जेनेटिक फैक्टर्स जो इसको स्टिमुलेट करते हैं। बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक GERD एंड टोबैको एक्सपोजर कैन ऑल्सो कॉज दिस डिजीज़। देयर आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस डिजीज़। मैं टॉकिंग अबाउट इट्स क्लिनिकल फीचर्स, तो इसमें जो पेशेंट है वो मेनली मेल होगा, एल्डरली होगा, दैट इज़ मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज। ड्राई कफ होगा, डिस्निया होगा, ड्राई इंस्पायरेटरी क्रैकल्स मिलेंगे एंड देयर वुड बी रूल ऑफ प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर एंड ड्रग्स लाइक मीथोट्रेक्सेट, ब्लियोमाइसिन एंड अमाइडेरोन। ठीक है, इनके लिए हम प्रीवियस रेडिएशन को चेक करेंगे क्योंकि ये हमें इसका कॉज तो पता नहीं है, तो हम इनसे चेक करेंगे कि ये तो नहीं, ये नहीं है तो IDP तो IPF हो सकता है। यू गेटिंग द पॉइंट? मैं टॉकिंग अबाउट इट्स डायग्नोसिस, तो क्योंकि ये एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, राइट? हम जैसे रेडिएशन एक्सपोजर ड्रग्स से उसे एक्सपोज करके हम देख लेंगे अगर इसके थ्रू हो रहे हैं, नहीं वरना हम इसे एक्सक्लूड करके धीरे धीरे चीज़ें एक्सक्लूड करके हम IPF तक पहुँचेंगे। सो इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन एंड इसमें हम सर्जिकल बायोप्सी करते हैं जिसमें हमें यूजुअल इंटस्टियल निमोनिया देखने को मिलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ इट। क्या? सर्जिकल बायोप्सी में हमें यूजुअल इंटस्टियल निमोनिया देखने को मिलता है एंड इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय पैची इंटस्टियल फाइब्रोसिस, दैट इज़ हेट्रोजीनियस पैची फाइब्रोसिस मिलता है हमें इसमें, वो भी हेट्रोजीनियस टाइप का मिलता है। इसमें आपको फाइब्रोब्लास्टिक फोकाई देखने को मिलेंगे और कोलेजन देखने को मिलेगा। अर्ली तो फाइब्रोब्लास्टिक फोकाई बनेंगे और लेट बनेगा कोलेजन एंड देयर वुड बी आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन इन दिस, सिस्ट फॉर्मेशन होगा उसकी वजह से, हनीकॉम्बिंग
प्रेजेंट होगी उसकी वजह से। यहाँ पे जो न्यूमोसाइट टाइप 1 सेल्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल्स और वो सिस्ट का फॉर्मेशन करती है, वो हनीकॉम्बिंग करते हैं। दिस इज नोन एज आर्किटेक्चरल डिसॉर्शन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमें यूजुअल इंटेस्टिनियल निमोनिया मिल गया, आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन मिल गया, पैच इंटेस्टियल फाइब्रोसिस मिल गया। देन व्हाट इज द साइट ऑफ बायोप्सी? इट वुड बी लोअर लोब सब प्लूरल अलोंग इंटरलोबुलर सेप्टा। देन हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन हम इसमें कर सकते हैं सर्जिकल बायोप्सी के अलावा। और IPF disease that is dangerous, it can cause death from 3 years within the diagnosis, right? Death within 3 years from diagnosis. तो आपको ये देखने को मिलेगा इसके अंदर. So this is a fibroblastic foci in the spindle shape you can see in the diagram that is subpleural along the interlobular septa. तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट हो जाएगा लंग ट्रांसप्लांट. द मेन इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर दिस इज योर लंग ट्रांसप्लांट. आफ्टर दैट इट इज TGF-beta inhibitor, that is pirfenidone, and tyrosine kinase inhibitor, that is your antifibrotic drug, that is nintedanib, that decreases the fibrosis in this case. Now talking about another disease, that is non-specific interstitial pneumonia, that is NSIP. Again its cause is idiopathic. It is a connective tissue disorder except rheumatoid arthritis. This question has been asked already कि ये connective tissue disorder होता है except rheumatoid arthritis. वो अपने पुराने वाले केस में आगे कर. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स क्लिनिकल फीचर्स. तो ये एल्डरली में होगा लेकिन ये फीमेल में होगा इन द 6th डिकेड ऑफ देयर लाइफ. ये 50 से ऊपर. एक ये नॉन स्मोकर में होता है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. देन ये अगैन कॉजेज ड्राई कफ एंड डिस्निया. Diagnosis, radiology, HRCT scan, and that will be showing your reticular opacities. Again we'll be doing surgical biopsy in this case. In this NSIP there is homogeneous or uniform appearance, unlike IPF that was causing heterogeneous appearance. That was heterogeneous. There will be presence of cellular NSIP or fibrosing NSIP. Of course there would be poor prognosis of fibrosing NSIP as compared to cellular one. जो सेल्यूलर NSIP है इसमें आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स दिखेंगे विदाउट फाइब्रोसिस, एंड इन द फाइब्रोसिंग NSIP यू विल बी फाइंडिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स विद फाइब्रोसिस. तो यहाँ तो या तो वो सेल्स देखने को मिलेंगी या ये सेल्स देखने को मिलेंगी. आपको एक मिक्स सेल्स नहीं देखने को मिलेंगी. दे आर नेवर सीन टुगेदर. Now what are the distinguishing factors from the UIP? यहाँ पे आपको कोई फाइब्रोब्लास्टिक फोकाई, वेरिएबिलिटी या हनीकॉम्बिंग नहीं मिलेगी देखने को. देयर इज़ नो डायलेशन ऑफ सिस्ट इन दिस केस, एंड देयर इज़ वेरिएबिलिटी क्या थी? इंटेंसिटी ऑफ फाइब्रोसिस, टाइम ड्यूरेशन, ऑल दैट वाज वेरिएबिलिटी जो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी. देयर वुड बी नो ग्रैनुलोमेटस लीजन और हाइलाइन मेम्ब्रेन ओवर हियर. ट्रीटमेंट इज स्टेरॉइड्स. Now talking about the third disease, that is cryptogenic organizing pneumonia or your COP. It is again having an unknown etiology. Clinical features will be your dry cough and dyspnea. Diagnosis, we'll be doing surgical biopsy and we'll be seeing the presence of mass in body or the plug of connective tissue present in the airway. तो आपको क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया में सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि अगैन इसमें आपको कफ और डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और इसका जो मेन फीचर है कि आपको इसमें मैस इन बॉडी दिखेगी, दैट इज़ अ प्लग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द एयरवे. इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा गुड रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड्स. राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट अ फोर्थ डिजीज़, दैट इज़ योर डिस्क्रिमिनेटिव इंटेस्टियल निमोनिया. ये काफ़ी इसमें लिखा, इस डिज़ीज़ का नाम तो है डिस्क्रिमिनेटिव इंटेस्टियल निमोनिया, लेकिन इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है न्यूमोसाइट्स का. इसमें एक डिफ्यूज़ बीमारी है. स्मोकिंग की वजह से हमारे मैक्रोफेजेस, there is presence of pigmented alveolar macrophages also called as your smokers macrophages. इसमें mild interstitial fibrosis देखने को मिलता है और steroids good relief इसमें प्रोवाइड करते हैं. So you will be finding giant cell smokers macrophages over in this case. And the respiratory bronchiolitis में क्या होता है, वहाँ भी आपको pigmented macrophages मिलेंगे respiratory bronchioles पे, but it is resistant to smaller airways. Okay. Unlike discriminative interstitial pneumonia that is diffuse, ये सिर्फ restricted है स्मॉलर एरियाज में. ये डिजीज़ जो है स्मॉलर एरियाज में होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइटिस वाली. इसमें भी आपको हालांकि पिगमेंटेड मैक्रोफेजेस देखने को मिल रहा है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेटिव इंटेस्टिनल निमोनिया है इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इट इज़ अ डिफ्यूज डिजीज़. ओके.